अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसा कि साइबरमैक्स आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स सी शार्प बेसिक एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम से स्टार्ट किया हुआ था। इसकी प्लेलिस्ट भी क्रिएट है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए जितने लेक्चर्स जरूरी थे वो अपलोड हो चुके हैं। 14 लेक्चर्स ऑलमोस्ट अपलोड हो चुके हैं, 13 या 14। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और इसको हम नाम देंगे लैब नंबर 1। यानी आज हम समझें कि लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं या लैब में बैठे हुए हैं, कंप्यूटर लैब के अंदर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे, इन कॉन्सेप्ट्स की बेस पर एक क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे, ठीक है। तो पहले लैब नंबर 1 आएगी, इसके बाद लैब नंबर 2 का लेक्चर आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, फिर हम एक लैब को सोल्व करेंगे, ओके। तो ये प्रोसीजर इस तरह से कंटिन्यू रहेगा। तो अगर तो आपने पहले ये 13 लेक्चर वगैरह नहीं लिए हुए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले ये 13 लेक्चर ले लें। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन्हीं की बेस पर ही ये जो लैब वाले क्वेश्चंस हैं ये सोल्व होने हैं, ठीक है। कोड पहले से लिखा होगा, मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है, ये क्वेश्चन को किस तरह से सेटिस्फाई कर रहा है, ये जवाब किस तरह से दे रहा है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि ये कोड वगैरह आप तक मिल जाए तो व्हाट्सएप पर आप मेरे साथ रब्ता कर लीजिएगा। चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, ठीक है। तो आपको वहां से कोड भी मिल जाएगा, लेकिन पहले आप यहाँ पर अच्छी तरह समझें, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा, ओके। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, चलता हूँ मैं अपनी होम स्क्रीन पर वापस। तो यहाँ से क्वेश्चन पेपर मैंने पहले से ओपन कर रखा है और इसका नाम है लैब प्लान नंबर 1, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं, नीचे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें क्या है। राइट अ प्रोग्राम विच इनपुट द रेडियस ऑफ सर्कल इस एंड कैलकुलेट इट्स एरिया डायमीटर सरकमफ्रेंस। सिंपल सा प्रोग्राम है क्या कि यूजर से वो रेडियस इनपुट करवाए और वो कैलकुलेट क्या करे, सर्कल का रेडियस कैलकुलेट करे, उसके बाद उसका एरिया डायमीटर और सरकमफ्रेंस वगैरह, ठीक है। रेडियस पहले से दिया हुआ है और स्क्रीन पर इस तरह से लिखा है एंटर योर चॉइस। यानी यूजर वो बताए कि क्या आप डायमीटर करना चाह रहे हैं तो 1 दबा दो, अगर आप एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 2 दबा दो, सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 3 दबा दो। बहुत सिंपल है, ये हमने पहले भी किए हुए हैं क्वेश्चंस। तो चलते हैं इसके कोड की तरफ। तो यहाँ पर इसका मैंने कोड वगैरह ओपन कर लिया, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और फिर से बता देता हूँ। अगर आपके पास ये स्क्रीन जूमिंग का प्रॉब्लम आता है, आप देख नहीं पा रहे, कोड ब्रिक लिखा हुआ है कोड, ठीक है। तो आपने क्या करना है, स्क्रीन को जूम कर लेना। जिस तरह पिक्चर को जूम नहीं करते, इस तरह यूट्यूब पर स्क्रीन को जूम करने का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इसको मैं चलता हूँ नीचे कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करना है कि ये देखिए, ये क्या है, मेन का फंक्शन। इतना तो पता है ना, बाकी बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है। ये जो कोड लिखा होता है, हम आ चुके हैं डायरेक्ट मेन के मेथड के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिए। एक है आर जिसमें हम रेडियस रखेंगे, एक है डायमीटर, एक है एरिया, एक है सरकम जिसमें हम सरकमफ्रेंस रखेंगे, डाया यानी डायमीटर, और एक है सी रखा हुआ है। सी किस लिए, काउंट के लिए। यानी वो यूजर से जब पूछे ना कि आप डायमीटर काउंट करना चाहते हैं तो 1 दबाएं, या एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 2 दबाएं, तो वो ये सी के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। तो ये टोटल 4 वेरिएबल हमने रख लिए। अब स्क्रीन पर सबसे पहले लिखा आएगा एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, ये लाइन लिखी आ गई। उसके बाद उसको हमने इनपुट करवा दिया किसके अंदर, डबल के अंदर, डबल डॉट पार्स। यानी वो स्ट्रिंग में इनपुट लेगा, उसको डबल में कन्वर्ट करके आर के अंदर स्टोर करवा देगा। अब आर के अंदर क्या आ चुका है, रेडियस। अब स्क्रीन पर ये वाली लाइंस प्रिंट हुई आएंगी जो कि उन्होंने क्वेश्चन में कहा है, ये वाली ये नजर आ रही है, एंटर योर चॉइस, ये वाली। इसको आपने एग्जैक्ट सी आउट जिस तरह लिखते होते थे इसी तरह कंसोल डॉट राइट लाइन में लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया, वैसे स्क्रीन पर ये डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हम वो इनपुट ले रहे हैं कि क्या आप डायमीटर चाह रहे हैं तो ये 1 दबाएं, एरिया है तो 2, सरकमफ्रेंस है तो 3 दबाएं। तो यूजर मिसाल के तौर पर 2 दबाता है, यहाँ पर इनपुट करता है तो सी के अंदर 2 आ गया। उसके बाद क्या होना है कि यहाँ पर ये देखें, डायमीटर भी कैलकुलेट हो गया है, एरिया भी कैलकुलेट हो गया है, सरकमफ्रेंस भी कैलकुलेट हो गया है। ये फार्मूले हैं इसके। डायमीटर का क्या होता है कि रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। चूंकि ये जो डायमीटर, एरिया, सरकमफ्रेंस इनकी टाइप डबल है, तो जब आपने इनको नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो साथ में 0.0 जरूर लगाना है, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो 0.0 यहाँ पर भी। और एरिया का क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 है, आर स्क्वायर की जगह हमने क्या कर दिया, आर मल्टीप्लाई आर कर दिया। सरकमफ्रेंस का क्या होता है, 2 पाई आर, ओके, ये कैलकुलेट कर दिया। अब ये तीनों चीजें कैलकुलेट हो गई हैं। अब यूजर ने क्या, एक ही की दबाई होगी ना, या तो 1 दबाया होगा या 2 या 3। तो इसलिए हमने कंडीशंस लगा दी, इफ c इज इक्वल टू 1। अगर यूजर ने 1 दबाया है तो क्या हो, डायमीटर को डिस्प्ले करवा दे, ठीक है। ये देखिए इस लाइन में क्या है कि डायमीटर को डिस्प्ले करवा दे।
अगर यूजर 2 दबा रहा है तो क्या हो कि यूजर एरिया प्रिंट करवा दे, अगर वो 3 दबा रहा है तो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस प्रिंट करवा दे। ठीक है, ये यूजर पे है वो कौन सी चीज प्रिंट करवाता है। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ रन। यहाँ से रन किया तो यहाँ पर वो कह रहा है रेडियस पुट करो, मैं कर देता हूँ 3.3। ठीक है, इसको मैं करता हूँ एंटर। अब यहाँ से पूछ रहा है क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, मैं चाहता हूँ चले सरकमफ्रेंस, तो मैं 3 दबा लेता हूँ। तो 3 जैसे दबाया पीछे से 3 वाली कंडीशन ट्रू होगी और उसने सरकमफ्रेंस मुझे आंसर दे दिया। ठीक है, तो ये था बहुत इजी सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इसमें क्या है, बहुत आसान है, एक मैथ की इक्वेशन सी दी हुई है, इसको सोल्व करना है हमने। ये देखें, वो कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एक प्रोग्राम बनाए। टेक इनपुट ए बी एंड सी, जो इनपुट ले क्या ए बी और सी की, फ्रॉम यूजर से, एंड सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करें, एंड शुड बी एबल टू एंटर अ लेस देन 0, और यूजर जो है वैल्यू 0 या 0 से कम नहीं देना चाहिए। ठीक है, यानी वैल्यू ना नेगेटिव दे यूजर और ना 1 दे, अगर ऐसा दे तो क्या हो, वो एरर वगैरह दे दे। ये हमने कंडीशन लगा देनी है। और सोल्व क्या करना है, ये x की वैल्यू निकालनी है हमने इसके जरिए। ये हमने किया हुआ है मैथ के अंदर, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट रहे हैं तो हमने किया हुआ है ये चीज़। इसके बाद चलते हैं इसके कोड की तरफ। तो इसका मैं ओपन करता हूँ यहाँ से कोड। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 ओपन हो चुका है। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा इसको क्लोज कर देता हूँ और इसको यहाँ से एक्सपेंड कर देते हैं अगर हो सके तो, अदरवाइज इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया, यहाँ से मैंने जूम कर दिया। अब इसका भी मेन फंक्शन के अंदर डायरेक्ट आ जाए। ये देखें, डायरेक्ट मेन फंक्शन के अंदर आ गए। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चाहिए, सबसे पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर करनी है, ए बी सी जो चाहिए, क्योंकि 3 नंबर पुट करवाने हैं, ए बी सी। अब x1 और x2 क्या चीज़ है, चूंकि 2x की वैल्यूज आनी है। क्यों, क्योंकि ये देखिए एक में प्लस लगा हुआ है, एक में माइनस लगा हुआ है, तो 2 अलग अलग रूट्स कैलकुलेट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो इसलिए हमने x1 रख लिया और x2 रख लिया। ये प्लस के साथ कैलकुलेट करेगा, ये माइनस के साथ। अब सिंपल यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 लाइनें लिखी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 लाइनें लिखी हुई हैं कि आप ए पुट करें, नेक्स्ट लाइन में ए में इनपुट ले रहे हैं, सेकंड में कह रहे हैं कि बी इनपुट करें, बी में इनपुट ले रहे हैं ये डबल डॉट पार्ट्स के जरिए, और सी के साथ इनपुट ले रहे हैं। अगर ये आपको पार्ट्स वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं ना समझ आ रहा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले आपने क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट ले लेने। ये यहाँ पर दिया हुआ है टाइप कन्वर्जन के अंदर, ये पार्ट्स का कॉन्सेप्ट वगैरह, तो ये आपने पहले ये लेक्चर लेने अच्छी तरह। ठीक है, तो वापस आ गया हूँ मैं यहाँ पर। ये हमने ए बी सी इनपुट ले लिया। अब यहाँ पर कंडीशन देखें, यहाँ पर मैंने कंडीशन क्या लगा दी, इफ ए इज लेस देन 0, या a इज इक्वल टू 0, या b इज इक्वल टू b इज लेस देन 0, b इज इक्वल टू 0, c इज लेस देन 0। ये क्या किया, वही कंडीशन उसने यूजर ने कही है कि ना तो यूजर a b c में से कोई भी नंबर 0 पुट करना चाहिए, और ना क्या करना चाहिए, ना उसे करना चाहिए -1, 0 भी पुट करना चाहिए, और ना ही नेगेटिव नंबर पुट करना चाहिए। अगर इन सब कंडीशंस में से एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, यानी उसने नेगेटिव कोई भी नंबर 0 पुट कर दिया, तो वो इनवैलिड वैल्यू कह देगा। ठीक है, अगर तो नहीं तो फिर हम वो कैलकुलेशन करेंगे। अब ये जो पूरी इक्वेशन लिखी हुई है, आप इसको इजीली लिख सकते हैं इस फॉर्म में। ये जो लिखी हुई है ना, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इसको आप प्रोग्रामिंग में इस तरह से लिखेंगे। ये देखें, सबसे पहले x1 कैलकुलेट करना है ना पॉजिटिव के साथ, तो ये देखें -b प्लस अंडर जो स्क्वायर रूट ऊपर लगा है उसके लिए क्या यूज करते होते हैं, मैथ डॉट स्क्वायर रूट का फंक्शन, ये वाला यूज। ठीक है, ये क्या कर रहा है, स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहा है किसका, b स्क्वायर, यानी b मल्टीप्लाई b माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाई c, और इसको क्लोज कर दिया और डिवाइड कर दिया 2 मल्टीप्लाई a यानी 2a से। इससे क्या होगा, x1 कैलकुलेट हो जाएगा, इस तरह यहाँ से x2 कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें प्लस लगा हुआ है, इसमें माइनस लगा हुआ है, बस इतना सा फर्क है। और लास्ट पर क्या हो गया, दोनों को x1 और x2 को हमने डिस्प्ले करवा दिया। अब मैं इसको एक बार क्या करता हूँ, रन करके दिखाता हूँ कि ये काम किस तरह से कर रहा है। सबसे पहले पूछेगा वो a की वैल्यू क्या रख रहे हैं 2, फिर कर रहे हैं 3, तो यहाँ पर कर रहे हैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर ना नेगेटिव वैल्यू पुट करके दिखाता हूँ। मैंने -8 कर दिया, तो हमने कंडीशन लगाई हुई है ना नेगेटिव होना चाहिए ना 0। तो जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ वो कह रहा है यू एंटर नेगेटिव वैल्यू, इसको कर दिया, क्या हो गया, क्लोज। अब चलते हैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पर वैल्यूज करता हूँ a की 2, b की भी 2, c की भी 2। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, फर्स्ट रूट की वैल्यू n यानी नॉट अ नंबर, यानी कोई नेगेटिव वगैरह में आंसर आ गया, इसलिए ये नॉट अ नंबर कह रहा है। तो सेकंड रूट भी n उसने कह दिया। अदरवाइज अगर हम प्रॉपर कोई ऐसी वैल्यूज पुट करें जिसका जवाब पॉजिटिव आता है, तो वो हमें इमेजिनरी वगैरह नहीं आ रहा, तो वो हमें
NaN नहीं देगा। NaN का क्या मतलब है, नॉट अ नंबर, ठीक है। इसको करता हूं मैं क्लोज। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बहुत इजी से क्वेश्चन है, मजा आ रहा है इसको सोल्व करने में। अगर आप समझने में मुश्किल हो रही है, फिर से कह रहा हूं, पहले बेसिक लेक्चर्स देखें, उसके बाद ये लैब देखें। अगर वो लिए हुए हैं तो आपको इजीली ये समझ आ रही होगी। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने एम्प्लॉयज को बोनस देना चाह रही है। किस बेस पर, यहां पर उसने कुछ कंडीशंस बता दी हैं 3। फॉर आइदर जेंडर, वो कहता है जेंडर चाहे कोई भी हो, अगर एज उसकी 40 से ज्यादा है और उसकी पे जो उसकी तनख्वाह है वो 30,000 से ज्यादा है, तो उसको 20% बोनस दे दो। उसकी पे का हिस्सा, उसकी पे जितनी है उसका 20% उसका बोनस ऐड कर दो उसमें। हाँ, दूसरी कंडीशन क्या है, अगर वो मेल है और उसकी एज 40 से कम है तो उसकी जो तनख्वाह है 20,000 से ज्यादा है तो उसको 15% बोनस दे दो। अगर फीमेल है, उसकी एज 30 से कम है और उसकी जो तनख्वाह है वो 20,000 है और वो उसको 10% बोनस दे दो। तो इस पर क्या करना है, हमने एक प्रोग्राम बनाना है। बहुत इजी है, सिंपल इफ एल्स की कंडीशंस हैं। इसको मैं यहाँ से ओपन कर ही लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको क्या किया, ओपन करते हैं। इसको यहाँ से पहले मैं इसका व्यू ओपन करता हूँ। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर ये ओपन हो चुका है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 का कोड आ गया, ठीक है। इसको मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ से जूम, बहुत ईजी है। सबसे पहले जो जो चीज़ें यूज हो रही हैं उसके वेरिएबल क्रिएट कर लें। पे 0.0 रख दी मैंने, बोनस 0.0 रख दी, एज भी 0 रख दी, जेंडर भी मैंने सिंपल रख दिया, करैक्टर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर सिंपल वो यूजर से पूछ रहा है अपनी पे बताओ। नेक्स्ट लाइन में वो पे पूछ रहा है, उसके बाद यूजर से एज पूछ रहा है, एज इनपुट हो रही है। उसके बाद वो जेंडर पूछ रहा है, जेंडर इनपुट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए कंडीशंस। सबसे पहली कंडीशन क्या लगी हुई है कि सबसे पहली कंडीशन याद है ना क्या, इसमें उसने जेंडर की कोई कंडीशन नहीं रखी। उसने कहा था एज अगर 40 से ज्यादा है, और एंड इसलिए लगाया क्योंकि और एंड का कंसेप्ट है कि 40 से ज्यादा भी होनी चाहिए और तनख्वाह भी। और मैं उर्दू वाला और बोल रहा हूँ, यहाँ से इंग्लिश वाला और नहीं है, वो और दूसरा होता है, ठीक है। वो या वाला और होता है, और यानी एंड वाले आप वर्ड यूज करें, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि 40 से ज्यादा होनी चाहिए उम्र और 30,000 से उसकी तनख्वाह ज्यादा हो, तो क्या हो, उसकी जो तनख्वाह है उसका 20% बोनस बन जाए। तो मैंने क्या किया, उस जो उसकी पे है उसको 20 डिवाइडेड बाय 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे हुआ क्या कि उसकी जो तनख्वाह का 20% है वो एक बोनस के वेरिएबल में चला गया। उसके बाद उसकी तनख्वाह जो है उसके अंदर उसकी तनख्वाह का जो 20% कैलकुलेट हुआ है वो ऐड हो गया, वो उसकी टोटल पे के अंदर यानी फाइनल पे के अंदर उसके ऐड हो गया। उसके बाद उसने बता दिया, यहाँ पर लाइन लिखी आ गई कि यू गोट 20% बोनस, और उसकी पे उसने बता दी कि अब इतनी हो गई है। दूसरी कंडीशन देखें, दूसरी कंडीशन क्या थी कि जेंडर अगर फीमेल है, ठीक है। दूसरी क्या है कि जेंडर एज 30 से अगर कम है, ठीक है, और तनख्वाह 20,000 से ज्यादा है, एंड उसके बाद अगर जेंडर उसका फीमेल है। अब यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगाई हुई है, क्यों, क्योंकि जेंडर की दो वैल्यूज पुट कर सकता है, या तो यूजर कैपिटल एफ भी दबा सकता है या स्मॉल एफ भी दबा सकता है। तो इन दोनों में से कोई भी अगर हो जाए तो उसके बाद क्या हो, ये कंडीशन ट्रू हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, उसके बोनस का 10%, इसी तरह पे जो उसकी पे है उसका 10% यहाँ से निकल कर बोनस में आ गया, यानी बोनस के अंदर आ गया वेरिएबल के। बोनस उसका ऐड हो गया उसकी एग्जैक्ट पे के अंदर, और उसकी फाइनल जो पे है वो बोनस के साथ ऐड होके आ गई और यहाँ पर वो प्रिंट हो गई यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह लास्ट पर एल्स है, तो एल्स में भी इसी तरह से आपने करना है कि अगर तो ये है इसमें कोई भी नहीं है कंडीशन ट्रू, तो वो कह देगा कि आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा और आपकी पे वो पहले वाली है, ठीक है। तो इस तरह से है ये कुछ कंडीशंस लगनी। अब यहाँ पर मेल वाली कंडीशन मिस है, तो मेल वाली आपने खुद ऐड कर लेनी है। उसमें क्या कर देना है, जेंडर यहाँ पर दी हुई है, सॉरी यहाँ मिस कर गया मैं, इसको फीमेल पे आ गया था। यहाँ पर मेल वाली भी दी हुई है, ये देखें सेकंड नंबर पर इफ एल्स। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि अगर जेंडर वो एम पुट करता है या एम, और एज उसकी 40 से कम है और इसकी तनख्वाह 20,000 से ज्यादा है, तो 15% कैलकुलेट होके आ जाए। फार्मूला एग्जैक्ट वही है, बस यहाँ पर क्या हुआ है कि पे का परसेंटेज कैलकुलेट होकर बोनस में आ रही है, और बोनस क्या हो रहा है, पे में ऐड हो रहा है, पे की वैल्यू अपडेट हो रही है और वो उसको डिस्प्ले करवा रहा है। सिंपल, ओके। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर पे आ चुके हैं। अब ये क्या कह रहा है, राइट अ मेथड दैट रिसीव 5 इंटीजर
रिटर्न सम एवरेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज नंबर। ठीक है, यानी 5 हम इंटीजर नंबर पुट करें, वो उनका सम भी हमें रिटर्न करे, एवरेज भी रिटर्न करे और उसका जो है डेविएशन वो भी हमें रिटर्न करे। ठीक है, तो फिलहाल हमें उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4 का कोड, तो ये ओपन हो चुका है। तो मैं डायरेक्ट पहले मेन फंक्शन पे आऊँगा ताकि हम इजीली समझ पाएंगे हुआ क्या है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर होना क्या है कि स्टैटिक वॉइड मेन, सिंपल मैंने क्या किया, एक एरे ले लिया है 5 साइज की। क्यों? क्योंकि हमने 5 इंटीजर पास करवाने हैं, तो मैंने एक एरे 2D एरे ले ली है, 1D एरे सॉरी 1D एरे ली हुई है जिसकी साइज क्या है 5। ठीक है, और कंसोल डॉट राइट लाइन 5 वैल्यूज मैं कह रहा हूँ यूजर के पुट करो। उसके बाद ये लूप चली है जो जिसका इंडेक्स 0 से लेकर 4 तक चलेगा और 5 वैल्यूज इस एरे के अंदर स्टोर हो जाएंगी। उसके बाद मैं उस एरे को क्या कर रहा हूँ, उस एरे को कर रहा हूँ यहाँ से पास। ठीक है, इस एरे को यहाँ से पास कर रहा हूँ किसके अंदर, कैलकुलेशन के मेथड के अंदर। अब कैलकुलेशन का मेथड कहाँ है, वो ऊपर बना हुआ है, तो उसके अंदर पास हो गया। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये कैलकुलेशन का बना हुआ है, क्या चीज़, यहाँ पर कैलकुलेशन का मेथड बना हुआ है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर ये देखें इंट एरे नाम रख दिया है, इसके अंदर वो सारी एरे रिसीव हो जाएगी। हो गई। अब यहाँ पर नीचे आ जाए, अब नीचे 3 काम करने हैं इस एरे के अंदर, क्या कि एक तो सम करवाना है, दूसरा एवरेज और तीसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन। पहला सम है, तो सम को क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, पहले नॉर्मल 0 कर दिया। उसके बाद मैंने लूप चलाई कि जो एरे की तमाम वैल्यूज हैं वो बार बार इसके अंदर आए। ठीक है, यानी 0 से इंडेक्स चले, सम की वैल्यू तो 0 है ना, यहाँ पर 0 इंडेक्स वाली वैल्यू है, सम के अंदर सम हो, फिर उसके बाद सम की वैल्यू आ जाए, फिर चले, फिर 1 इंडेक्स वाली, जिस तरह हम नॉर्मल पहले भी करते हैं कि सम 1 से लेकर 10 तक नंबर करना होता था तो सम इज इक्वल टू सम प्लस ए लिखते थे। इसी तरह उसी ए की जगह हमने बस एरे और आई लिख दिया। ठीक, सिंपल। ठीक है, ये लूप पूरी चलेगी तो क्या होगा, पूरी एरे का सम कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद वो यूजर क्या कह रहा है कि यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा कि सम बाई जान ये है। ठीक है, उसके बाद एवरेज है। एवरेज किस तरह से, उसी सम को नंबर ऑफ इंडेक्स पर कर देना है। तो टोटल कितने नंबर पास करवाए हैं, 5 करवाए हैं। तो ये देखें सम क्या हो रहा है, 5 पर डिवाइड हो रहा है, एवरेज के अंदर स्टोर हो रहा है और करवा दिया इसके अंदर स्टोर। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपने एग्जैक्ट ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन जिन्होंने स्टैट वगैरह पढ़ी हुई है उनको पता है, फार्मूला ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर कि आपको डिफरेंस उसने 0 दे दिया है, सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस भी 0 दे दिया है, मीन ऑफ स्क्वायर डिफरेंस भी, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी पहले उसने 0 दे दिया है। फिर क्या होगा, लूप चल रही है 0 से लेकर 4 इंडेक्स तक, और ये चीज़ हो रही है कि उसमें से एवरेज माइनस हो रही है, वो डिफरेंस में जा रही है, डिफरेंस का स्केयर कैलकुलेट हो रहा है और वो सम ऑफ स्केयर में सम होकर हमें जवाब दे रहा है, और लास्ट पर मीन ऑफ स्केयर रूट के साथ डिवाइड हो रहा है। और ये एट द एंड ये 3-4 स्टेप्स होने के बाद पूरी स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्लीट हो रही है, और यहाँ पर उसका स्केयर रूट कैलकुलेट हो रहा है। मीन ऑफ स्केयर डेविएशन का जब स्केयर रूट लेंगे, ये देखिए मैथ ऑफ स्केयर रूट लिखा हुआ है, तो तब वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा, और उसको हमने सिंपल डिस्प्ले करवा दिया। ओके, तो ये इतना सा काम था कि हम इसको चाहें तो आप रिटर्न वगैरह भी करवा सकते हैं अगर आप चाहें तो, अदरवाइज इसमें ही डिस्प्ले इसको कर दिया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया उसने, वो कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट कंटेन मेथड नेम गेट इनपुट। एक 3 मेथड बनाओ यहाँ पर, एक गेट इनपुट के नाम से, परफॉर्म कैलकुलेशन के नाम से और शो आउटपुट के नाम से। और गेट इनपुट मेथड क्या करे कि 3 नंबर को गेट करे, जो परफॉर्म कैलकुलेशन वाला है वो उसको उस पर कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करे, और जो शो आउटपुट वाला है वो उनके रिजल्ट को डिस्प्ले करे। तो बहुत इजी है, 3 मेथड्स बनेंगे, सिंपल वैल्यूज एक दूसरे पे पास होनी है यहाँ से। तो इसका भी कोड मैं आपको दिखा ही देता हूँ यहाँ से। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है नीचे, बिल्कुल हम मेन में आ जाएंगे। यहाँ पर मेन का फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट पर। ठीक है, ये देखें मेन में क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें 3 नंबर पुट करवाने हैं ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगी, एरे चाहिए एक, क्योंकि एरे में से ही हम 3 नंबर डायरेक्टर पूरी एरे ही पास करवा देते हैं, या आप इंडिविजुअली भी करवा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें एरे का कॉन्सेप्ट यूज़ करें, इससे आपकी प्रोग्रामिंग ज़्यादा बेहतर होती है। तो मैंने एक डबल टाइप की एरे बनाई है, 1D एरे।
जिसमें जिसका साइज है 3 यहाँ पर, ठीक है। फिर गेट इनपुट का क्या है, यहाँ पर मेथड है जिसके अंदर ये मैंने एरे पास करवा दी है, ठीक है। तो सिंपल देखते हैं कि ये जो एरे पास हुई है ये कहाँ जा रही है। ये एरे पास हुई, गेट इनपुट का यहाँ पर मेथड ढूंढते हैं, ये ऊपर आ गया। ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक गेट इनपुट का मेथड है। अब यहाँ पर डबल एरे डिक्लेयर की गई है, इसके अंदर वो एरे को रिसीव करेगा जो पास की गई है। उसके अंदर क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर हो रहा है कि यूजर इनपुट ले रहा है, एंटर द वैल्यू। ये जो एरे पास हुई है इसके जरिए हो क्या रहा है, इसके जरिए हो ये रहा है कि ये जो पूरी हमने ये जो एरे पास करवाई है ये तो सिंपल एरे ही है ना, साइज इसके अंदर स्टोर तो कुछ भी नहीं है। तो इस लूप के जरिए इस एरे के अंदर वैल्यूज को स्टोर करवाया जा रहा है। ओके, अब मैं चलता हूँ नीचे। इसके बाद ये स्टोर करवा दिया, उसके बाद यहाँ पर परफॉर्म कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन भी परफॉर्म होनी है, तो यहाँ पर ये देखें परफॉर्म कैलकुलेशन, और इसके अंदर भी वही जो एरे है, नीचे पहले लेके चलता हूँ। यहाँ पर ये देखें गेट इनपुट का चल गया, उसके बाद परफॉर्म जो कैलकुलेशन है उसके अंदर भी हमने वो एरे पास करवा दी। अब यहाँ पर वो एरे कैलकुलेट करेगी। यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर देखें, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दिया, वो जो परफॉर्म कैलकुलेशन है वो यहाँ पर कैलकुलेशन परफॉर्म करेगी। क्या परफॉर्म करेगी, हम प्रोडक्ट वाला सीन कर रहे हैं, तो यहाँ पर एरे आ गई प्रोडक्ट। जब कोई चीज़ प्रोडक्ट कैलकुलेट करना होता है तो उसको इनिशियलाइज हम 1 से करते होते हैं, ठीक है। उसके बाद लूप चली, फॉर लूप, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई AR, यहाँ पर इंडेक्स आ जाएगा उसका, जो भी 0 इंडेक्स पे वैल्यू होगी पहले वो आएगी, उसके साथ प्रोडक्ट होगा, फिर 1 2 3 इस तरह सारी वैल्यूज का प्रोडक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर रिटर्न क्या हो रहा है, यहाँ पर रिटर्न हम कर रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है। जिसमें हमने वैल्यू को रिटर्न करवाना है वहाँ पर डाटा टाइप भी हमें उस टाइप की रखनी होगी। प्रोडक्ट हमारा डबल टाइप का है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट को रिटर्न करवाया तो ये रिटर्न हो गया। अब ये रिटर्न होके जाएगा कहाँ, वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखें परफॉर्म कैलकुलेशन वाला यहाँ पर चल रहा है मेथड, इसमें हमने एरे पास करवाई थी, इसमें क्या हो गया, कैलकुलेट होकर जवाब वगैरह इसमें आ गया। वो कहाँ चला गया, हमने एक ए वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। अब हमने डिस्प्ले एक थर्ड फंक्शन में करवाना है, एक थर्ड मेथड में करवाना है, तो उसके लिए उस मेथड में उसकी वैल्यू को मैंने पास करवा दिया। अब ये देखते हैं शो आउटपुट में ये जो ए हमने पास करवाया ये कहाँ पर जा रहा है। ये देख शो आउटपुट रहा यहाँ पर। शो आउटपुट का छोटा सा फंक्शन है क्या कि सिंपल हमने यहाँ पर ये देखें एक रिजल्ट नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया। यहाँ पर ए को रिसीव किया जा रहा है, रिसीव कर रहा है, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में उसको वो सिंपल प्रिंट कर रहा है कि इसका रिजल्ट ये आ गया, ठीक है। तो इसको मैं चले एक बार रन करके भी दिखाई देता हूँ ये किस तरह से रन हो रहा है। यहाँ से वैल्यूज एंटर करते हैं, 3 वैल्यूज एंटर करनी है, 1 यहाँ से 1 फिर 2 फिर 3 कर दी। ये देखें प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स आर 6, ठीक है। सिंपल उसने क्या किया, उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया तीनों को। तो यही है कि 3 मेथड्स थे, तीनों मेथड आपस में कनेक्ट थे और हमने उसको यूज़ कर लिया। अब चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। डेवलप टू नंबर कैलकुलेटर and solve it method and write the method addition multiply subtraction. all the methods should have 2 arguments values number user choice operator. बहुत आसान है। क्या वो कह रहा है कि सिर्फ 2 नंबर्स आपने इनपुट करवाने हैं और मेथड्स बना के रखे हैं डिफरेंट, ठीक है। यूजर से वो पूछिए कि आप किस किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। अगर तो आप प्लस करवाना चाह रहे हैं तो प्लस वाला मेथड चल जाए, अगर माइनस करवाना चाह रहे हैं तो माइनस वाला मेथड चल जाए, उसमें वैल्यू पास होकर कैलकुलेट हो जाए। कोड दिखाता हूँ, ज़्यादा इजीली समझ आएगा। यहाँ से मैं ओपन करता हूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखें बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको ना मैं करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। नीचे चलते हैं डायरेक्ट, पहले कहाँ पर, यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर 2 नंबर चाहिए। सबसे पहले क्या किया, 2 नंबर्स को मैंने यहाँ पर डिक्लेयर करवा दिया। उसके बाद 2 नंबर यूजर से पूछने भी आए, तो ये 2 लाइनों में क्या कर रहा हूँ, यूजर से कह रहा हूँ कि भाईजान पहला नंबर इनपुट करो। उसके बाद अगली 2 लाइनों में कह रहा हूँ कि भाईजान या बहनजान ये सेंड करें कौन सा, दूसरा नंबर मुझे बताएं कौन सा है। उसके बाद ओपी यानी करैक्टर, ओपी यानी क्या रखा है कि ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, इसके लिए मैंने ओपी का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। और नेक्स्ट टाइम मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ भाई कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, प्लस दबा दो माइनस दबा दो, कोई तो दबाओ, ठीक है। उसके बाद अब जारी सी बात है एक चीज़ पुट की होगी, या तो इफ कंडीशन यूज़ कर लें या स्विच यूज़ कर लें। स्विच आपको पता है बहुत, हमने C++ में भी लास्ट जो कोर्स पढ़ा था उसमें भी हमने डिस्कस किया था। स्विच बहुत इजी है कि यहाँ पर स्विच
क्या कीवर्ड लगना है, और यहाँ पर जिस वेरिएबल पर आप लगाना चाह रहे हैं उसका नेम आएगा। उसके बाद उस वेरिएबल में जो स्टोर्स वैल्यू आ सकती हैं उनके नाम पर हम केस बना देते हैं कि अगर यूजर प्लस दबाता है तो क्या हो कि ये जो n1 और n2 है एक एडिशन नाम का मेथड है उसमें पास हो जाए, और सिंपल क्या हो पूरा जब वो मेथड चल जाए वो वैल्यू रिटर्न करेगा, वो ए के अंदर आ जाएगी और वो उसको सिंपल हमें यहाँ पर क्या कर दे, डिस्प्ले करवा दे। अगर वो माइनस दबाता है तो माइनस वाला मेथड चले, उसमें वैल्यूज पास हो जाए, उसका जो रिटर्न हुई वैल्यू है वो बी के अंदर स्टोर हो जाए और वो बी को डिस्प्ले करवा दे। इसी तरह ये मल्टीप्लाई डिवीजन है, अगर कोई भी गलत ऑपरेटर दबाता है तो वो इनवैलिड कह देगा, ये डिफॉल्ट के अंदर हमने लिख रखा है। अब मैं आपको ना ऊपर वाले मेथड दिखा देता हूँ जिनके अंदर वैल्यूज पास हो रही हैं। ये देखें, ये यूजर ने मेथड बना के रखे हुए हैं, बहुत सिंपल से मेथड है। ये एडिशन वाला, अगर तो यूजर प्लस दबाता है तो एडिशन वाला चलेगा ना, ये नीचे आपको जैसा कि दिखाया है, ये देखें अगर यूजर प्लस दबाता है तो एडिशन वाला मेथड चलेगा। इसमें वैल्यूज पास हो रही हैं n1 n2। अब रिसीव करने के लिए भी तो ऊपर कोई चाहिए ना वैल्यूज, तो ऊपर हमने ए बी रख दिया है। ये n1 की वैल्यू ए में आ जाएगी, n2 की वैल्यू बी में आ जाएगी। इसके बाद ये सम कैलकुलेट हुआ, उसके बाद ये रिटर्न हो गया और रिटर्न होने के बाद उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। कहाँ पर, यहाँ पर, जैसा कि आपको बताया यहाँ पर ये जब रिटर्न हुई वैल्यू सम होकर इसमें ए में आ गई और यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, सिंपल। इसी तरह क्या है कि ये सब्ट्रैक्शन का देख लें, ये देखें सब्ट्रैक्शन के अंदर भी दो वैल्यूज पास हो रही हैं, माइनस हो रही है रिटर्न हो रही है। मल्टीप्लाई वैल्यूज पास हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही है रिटर्न हो रही है। डिवीजन के अंदर यहाँ पर डिवाइड हो रही हैं और यहाँ पर उसको रिटर्न हो रहा है, ठीक, सिंपल, ठीक है। तो ये कुछ कैलकुलेशंस हैं, कुछ जितने आपको वैल्यूज कही गई हैं उतने उसने मेथड बना दिए हैं, जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितने ऑपरेटर्स हैं उतने मेथड बना दिए और इस पर स्विच लगा दिया, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ, ज़्यादा मज़ा आएगा। इसको देखते हैं। फर्स्ट नंबर में मिसाल के तौर पर 2 पुट करता हूँ और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो सेकंड नंबर है वो 7 पुट कर लेते हैं। चलें 7 पुट कर दिया। यहाँ पर मैं जैसे इसको एंटर किया वो कह रहा है ऑपरेटर एंटर करो, तो मैं कर देता हूँ स्टैटिक का। तो 7 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, 14, मल्टीप्लिकेशन इज 14, उसने रिटर्न करवा दिया। बहुत ईजी था, ठीक है, ये 14 हो गया। इसको मैं क्या करता हूँ, अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत मज़ेदार सवाल था, बहुत इजी था। अब नेक्स्ट देखें, बहुत इजी है अगला भी, कि राइट अ मेथड जो कि वैलिड ट्राइंगल के नाम से हो, ठीक है, और वो यूजर से क्या ले, 3 आर्गुमेंट्स ले, यानी यूजर से वो एंगल पूछे कि बताओ ट्राइंगल का पहला एंगल क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, ठीक है। तो अगर तो आपने मैथ पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि ट्राई एंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये देखें, वो कह रहा है कि ट्राइंगल इज वैलिड इफ सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180। तो वो कह रहा है कि मेथड बनाओ जो बस ये बताए कि क्या ये ट्राइंगल वैलिड है या नहीं। तो क्या होगा, सिंपल एक मेथड बना देंगे जिसमें 3 एंगल पास करवाएंगे, वो उसको सम करके देखेगा। अगर तो वो 180 के बराबर हुआ तो वो कह देगा वैलिड, अदरवाइज वो कह देगा नहीं। तो कोड पर चलते हैं, बहुत ईजी है, जल्दी से हो जाएगा ये भी। यहाँ पर ये मैंने ओपन कर लिया। तो सबसे पहले हम आएंगे मेन पर, मेन पे आ जाएं। यहाँ पर क्या है, ये देखें, इंट n1 n2 n3, यानी एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3। यूजर से मैं क्या कर रहा हूँ, पहली लाइन में, ये वाली लाइन में पूछ रहा हूँ कि पहला एंगल पुट करो, यहाँ पर कह रहा हूँ दूसरा एंगल पुट करो, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ तीसरा एंगल पुट करो। उसके बाद क्या है, वैलिड ट्राइंगल के नाम से, वैलिड ट्राइंगल के नाम से यहाँ पर क्या बना हुआ है, मेथड बना हुआ है जिसमें ये मैं तीनों एंगल्स को पास करवा रहा हूँ। अब ऊपर ये तीनों एंगल रिसीव कर रहा होगा ये मेथड, ये देखें स्टैटिक वॉइड ट्राइंगल के नाम से बना हुआ है। इसमें ए बी सी में क्या हो जाएंगे, तीनों एंगल पास हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर क्या हो रहा है कि सम मैंने एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू मैंने क्या रख दी, 0। क्यों रखी, क्योंकि यहाँ पर सम तो कैलकुलेट होना है ना। तो यहाँ पर ए बी और सी यानी तीनों एंगल का सम कैलकुलेट हो जाएगा। और यहाँ पर वही कंडीशन रख दी कि अगर इफ सम इज इक्वल टू 180, यानी तीनों एंगल का सम अगर तो 180 के बराबर आ रहा है तो कह दे कि ट्राइंगल इज वैलिड, अदरवाइज वो कह देगा ट्राइंगल इज नॉट वैलिड, ठीक है, अदरवाइज वो कह देगा ट्राइंगल इज नॉट वैलिड। तो सिंपल सा है, इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो मेन चलेगा, यूजर से एंगल पूछेगा, तो मैं मिसाल के तौर पर कर देता हूँ 60। पहला एंगल 60 है, दूसरा एंगल भी 60 है और तीसरा एंगल भी 60 है। अब 60 60 60 तीनों का सम 180 हो जाएगा और तो ये कह देगा ट्राइंगल इज वैलिड, ठीक है। बहुत इजी था, इसको क्लोज करता हूँ। अगर मैं मिसाल के तौर पर कोई और वैल्यू, एक 3 कर दूँ, एक 4, एक 5, ट्राइंगल इज नॉट वैलिड क्योंकि 180 के बराबर सम नहीं आया, ठीक है। तो बहुत इजी सवाल था, बहुत मज़ेदार लैब है ये। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर।
क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा समझने वाला है, ज्यादा समझने वाला है। ये देखें तो गौर करें, यहाँ पर वो कह रहा है कि पैलिंड्रोम इज अ नंबर अ टेक्स्ट फ्रेज दैट रीड सेम बैकवर्ड एज फॉरवर्ड। ठीक है, ये एक नंबर है जो जब हम उसको पढ़ते हैं फॉरवर्ड में तब भी वो वैसे ही साउंड करता है, जब हम रिवर्स में पढ़ते हैं तब भी वो वैसे ही साउंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 2 1। समझ आई, 1 2 3, फिर 3 तो सेंटर में ही है, फिर 2 1, यानी जहां से शुरू हो रहा है वो उसी पर खत्म हो रहा है, सेंटर में एक वर्ड कॉमन है। 1 2 3 2 1। इसी तरह ये देखें 5 5 5 5 5, इसी तरह 4 5 5, फिर 5 4, यानी ये थर्ड हिस्से के बाद क्या हो रहा है कि ये पिछले वाला हिस्सा रिपीट हो रहा है, इसी तरह ये वाला 4 वाला रिपीट हो रहा है। तो क्या आप इसे रिवर्स में पढ़ें या फॉरवर्ड में पढ़े, होगा क्या कि वो सेम साउंड करेगा। वो कह रहा है कि आपने क्या करना है कि एक मेथड बनाना है जो इसका ये चेक करे कि क्या ये नंबर इस टाइप का है, कि वो नंबर को चेक करे कि क्या नंबर इस टाइप का है कि वो रिवर्स में भी पढ़े वैसे साउंड कर रहा है, और अगर आप डायरेक्ट पढ़े तो तब भी वैसे साउंड कर रहा है। और आपने करना क्या है कि 5 डिजिट इंटीजर लेना है। ठीक है, और उसके बाद इसका एक मेथड लिखना है जो ये बताए कि क्या ये नंबर है या नहीं, इस तरह का। तो चलते हैं इस पर, बहुत इजी है ये भी, बिल्कुल परेशानी होना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ से मैं कोड ओपन करता हूँ, बहुत इजी है। इसको क्या करेंगे, यहाँ से मैं चलता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखें क्या हो रहा है। यहाँ पर हो ये रहा है कि मेन फंक्शन के अंदर आगे सिंपल एक नंबर डिक्लेयर करवा दिया यहाँ पर मैंने, कि जिसके अंदर मैं यूजर से कह रहा हूँ कि भाईजान 5 वैल्यूज 5 डिजिट का कोई नंबर पुट कर दो। यहाँ पर यूजर से इनपुट ली, उसने 5 नंबर का डिजिट मिसाल के तौर पर 1 2 3 3 2 1, ठीक है, उसने पुट कर दिया वही चीज़। तो यहाँ पर आगे क्या हो रहा है कि चेक पैलिंड्रोम, यहाँ पर वो मेथड रन हो रहा है, उसके अंदर हमने वो नंबर पास करवा दिया। अब हम ना ऊपर चलते हैं जहाँ पर पास हुआ है। अब जहाँ पर पास हुआ है वहाँ पर रिसीव भी तो हुआ होगा ना। तो ये देखें यहाँ पर इंट नम के नाम से रिसीव हो चुका है। ठीक है, इंट नम के नाम से क्या हो गया, रिसीव कर लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर देखें क्या हो रहा है। अब हमने क्या करना है कि वो जो नंबर है ना, जो पूरा नंबर आया हुआ है, यानी एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर है ना 1 2 3, मिसाल के तौर पर हम वही लेंगे, क्वेश्चन वाला ही ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये वाला नंबर ले लेते हैं 1 2 3 2 1। ठीक है, तो ये पूरा एक डिजिट है। हम क्या करेंगे, हम इसको अकेले ये पूरा एक नंबर बनता है टोटल, हम इसके डिजिट्स अलग कर लेंगे, यानी 1 अलग कहीं स्टोर करवा लेंगे, 2 कहीं और स्टोर करवा लेंगे, 3 अलग स्टोर करवा लेंगे, 4 अलग, और 5 ये जो लास्ट वाला है ये अलग करवा लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको याद होगा हमने रिवर्स वाला भी फंक्शन किए हुए हैं, C++ में प्रोजेक्ट किए थे, जिसमें हम क्या करते होते थे, मोड और डिवीजन का कॉन्सेप्ट यूज करते होते थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मिसाल के तौर पर 1 2 3, ये कमेंट पर गौर करें। ये जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए ना ABCD, ये इसलिए किए हैं ताकि ये जो पूरा डिजिट है, ये जो पूरा नंबर है, ठीक है 1 2 3 2 1, इसको मैं पार्ट्स में डिवाइड कर सकूं। पहला हिस्सा A में स्टोर कर दूं, दूसरा B में, तीसरा C में, इस तरह D में। ठीक है, तो ये करना चाह रहा हूं मैं, इसलिए मैंने ये 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए। अब यहां पर क्या हो रहा है, A = num डिवाइडेड बाय 10,000। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो नंबर आ रहा है ना, इसके डिजिट कितने हैं टोटल, इसके अंदर 5 डिजिट्स हैं। तो हम इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, एक 5 डिजिट वाले 1000 से ही कर रहे हैं। ठीक है, यानी जिसके अंदर ये देखें 1 2 3 4 5। अब आपको याद होगा जिस तरह हम किसी को 10 से डिवाइड करते होते थे तो क्या होता था, हमें उसका जो ऊपर वाला पार्ट था वो कौन सा मिलता था, उसके पहला नंबर। यानी ये देखें, इसको जैसे ही मैंने नंबर को इसके अंदर मिसाल के तौर पर 1 2 3 2 1 आ गया नंबर, इसको मैंने 10,000 के साथ डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया, 1। ठीक है, समझ आई, हमें क्या मिल गया, 1, यानी इसका एक हिस्सा अलग हो गया। ये अलग कैसे हुआ, उसके जैसे उसने डिवाइड किया, ऊपर जो क्वोशिएंट होता है वो उसको हमने स्टोर करवा लिया A के अंदर। अब हमने क्या किया, पूरे इस नंबर में से एक डिजिट को निकाल लिया, वो किसके अंदर चला गया, A के अंदर। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्या हो रहा है, हम उसको मोड ले रहे हैं। अब मोड किस लिए होता है, मोड आता है उसका रिमाइंडर लेने के लिए। अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आ रही तो मैं कोशिश करता हूं, इसको मैं करके दिखाता हूं। यहां से ओपन, ये रहा,
ठीक है, ये देखें यही वाला सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पर कि जब किसी चीज को हम 10 से डिवाइड करते थे, ठीक है, तो क्या होता था कि डिवीजन करने से जो ऊपर वाला आंसर है वो हमें पहले नंबर रिटर्न करता था। अगर हम किसी चीज का मोड लेते थे, ये देखें मॉडुलस, ठीक है, अगर हम किसी चीज का मॉडुलस लेते थे तो उससे क्या होता था, उससे ये होता था कि ये जो नीचे रिमाइंडर होता है वो मिलता था। अब रिमाइंडर क्या होता था, वो लास्ट वाला नंबर होता था, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट है कि हम एक बार मोड लेंगे, मोड से लास्ट वाला नंबर मिलता रहेगा और डिवाइड करने से वो बकिया नंबर मिलते रहेंगे ऊपर वाले। एग्जैक्ट यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। ये हम C++ में भी किया हुआ है। यहाँ पर क्या किया है, उसको मैंने मोड ले लिया, उसने जो उसका रिमाइंडर है हमें वो दे दिया। उसके बाद फिर मैंने जिस तरह नंबर कम होते जाएंगे, एक बार डिवाइड कर दिया 10,000 के साथ, अगली बार आपने 0 कम कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ एक एक नंबर निकलवाना है, वरना वो 2-2 निकालता रहेगा। यहाँ से 10,000 के साथ उसको डिवाइड कर दिया, उसने क्या कर दिया, हमें 2 निकाल के दे दिया, यहाँ से पहला हिस्सा निकाल के दे दिया 2। उसके बाद यहाँ से फिर मोड हुआ, मोड करने से क्या हुआ कि उसने हमें उसका बकिया हिस्सा दे दिया, ये जो पीछे रह गया 3 to 1, ठीक है। अब 1000 से हम डिवाइड कर चुके हैं। नेक्स्ट बार सी में हम क्या स्टोर करवाएंगे, हम करवाएंगे नेक्स्ट डिजिट को करवाना है, तो उसके लिए 1000 के बाद 100 से डिवाइड करेंगे ताकि ये वाला 3 अलग हो जाए, ठीक है, ये वाला 3 इससे अलग हो जाए, ठीक है। हम डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, हम पहले डिवाइड कर रहे हैं ताकि ऊपर वाले हिस्सों को ले सकें, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं वापस। उसके बाद ये अलग हो गया, उसके बाद हमने मोड लिया ताकि हमें जो बकिया हिस्सा है उसका 2-1 वो हमें मिल जाए, ठीक है। बकिया हिस्सा रिमाइंडर में आ जाता है तो इसलिए हम मोड ले रहे हैं। उसके बाद डी है, उसके बाद ये क्या कर रहा है, फिर डिवाइड कर रहा है, ये हमें क्या दे रहा है, इसका फ्रंट पार्ट, ये जो डिजिट है 2 रहता है वो अलग कर दिया। उसके बाद उसका मोड लिया तो पीछे क्या रह गया 1। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि उसने ABCD उसने सबको अलग कर लिया, सबको उसने अलग कर लिया। उसके बाद क्या कर रहा है कि यहाँ से पहली ड्रॉ नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर क्या कर दिया है कि उसको इस तरह से लिख दिया है कि जो आपका नंबर है उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद जो D है, यानी हमने उसको रिवर्स करके लिखना है ना, तो उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, उसको हमने कर दिया 1000 के साथ। उसके बाद उसको जितने नंबर पर वो आ रहे हैं ना वैल्यू, यानी C कितने नंबर पे आ रहा है, C ये देखें, C यहाँ पर तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो तीसरे नंबर पर यहाँ पर हम रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स करने से मुराद यहाँ पर इस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद सम करके यहाँ पर 1000 में, क्योंकि जो इसके बाद नंबर आएगा वो 10,000 से कम 1000 ही होगा। उसके बाद C को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 100 के साथ, ठीक है, ताकि वो उसका तीसरा डिजिट बन जाए। उसके बाद B को इसके साथ ताकि वो उसका 4th डिजिट बन जाए, और A को सिंपल लास्ट पर हमने रख दिया ताकि वो क्या बन जाए, उसका वो क्या बन जाए, इसका वो उसका लास्ट डिजिट बन जाए। अब उसके बाद हम इस पैलिड्रोम को रिटर्न करवा रहे हैं, यहाँ से ये रिटर्न हो जाएगा और लास्ट पर मेन के अंदर ये आ जाएगा, मेन के अंदर ये रिजल्ट के अंदर स्टोर हो गया, ठीक है। और इसके बाद क्या होना है कि इसके बाद ये इफ कंडीशन लगी हुई है कि ये जो हमने पूरा किया है इसको काम, हमने इसको डिजिट्स में तकसीम करके उसको दोबारा से जोड़ा है, उसके बाद वो रिटर्न होके आ गया मेन फंक्शन। अब यहाँ पर वो चेक होगा कि जो हमने नंबर स्टार्टिंग पर लिया था नम, ठीक है, क्या ये उसी के बराबर आ रहा है। अगर तो उसी के बराबर आ रहा है तो ये कह देगा कि हाँ 1 2 3 4 3 2 1, यानी 1 2 3 2 1 के बराबर ही आ रहा है। तो ये उल्ट होने के बाद भी वही नंबर बन रहा है, ठीक है। तो ये कह देगा कि हाँ ये पैलिड्रोम बेस्ट नंबर है, मतलब ये सही नंबर है। अदरवाइज ये कह देगा नहीं। इसको करते के दिखाता हूँ रन। अब देखिएगा बहुत इजी है। मैं मिसाल के तौर पर 1 2 3 2 1 कर दिया। अब जैसे मैंने इसको एंटर किया, द नंबर 21 इज पैलिड्रोम बिकॉज इट हैज द सेम आफ्टर रिवर्स। अब इसके पीछे क्या चला है, वो पूरा फंक्शन चला है, ठीक है। ये कोड आपने 1-2 बार देख लेना, थोड़ा सा देखने में कम्प्लेक्स सा लगता है लेकिन ईजी है। ये आपने मैथ अगर आपने पढ़ा हुआ अच्छी तरह तो वो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। बाकी ये वाला लेक्चर अगर आपने नहीं लिया हुआ, C++ में हमने किया था रिवर्स वाला नंबर, वो एक बार ले लें, उससे आपको इसकी याद आ जाएगी अच्छी तरह। अदरवाइज बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छी तरह इसको, बहुत ईजी था। जो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 9, राइट अ मेथड रिवर्स विच टेक 5 डिजिट्स। ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही है। वो कह रहा है कि एक मेथड लो रिवर्स के नाम से जो क्या करे, नंबर को ले, ठीक है, 1 2 3 4 5 ले और उसको रिवर्स कर दे 5 4 3 2 1। क्या करेंगे, एग्जैक्ट वैसे जैसे अभी किया कि इस पूरे नंबर को हम
वही 10,000 उसके साथ डिवाइड कर करके अलग अलग कर लेंगे, उसके बाद उसको इकट्ठा जोड़ देंगे उल्ट करके, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, और उसको बताएंगे कि क्या ओरिजिनल और रिवर्स होने के बाद वो नंबर सेम है या नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। यहाँ से मैं 9 का कोड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर 9 का कोड आ चुका है। सबसे पहले हम मेन के अंदर आते होते हैं, यूजर से वही काम कर रहे हैं। पूछेंगे क्या कि भाईजान नंबर पुट करो, वो 5 नंबर का इनपुट करेगा। उसके बाद क्या है कि एक रिवर्स नाम का मेथड है जिसमें ये पास हो रहा है। अब चलते हैं डायरेक्ट रिवर्स के मेथड के अंदर। हम आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, स्टैटिक रिवर्स के नाम से एक क्या बना हुआ है, मेथड बना हुआ है। यहाँ पर एग्जैक्ट वही चीज़ कि हमें नंबर को पार्ट्स में तकसीम करना है, तो मैंने 4 वेरिएबल रख लिए। पहली बार क्या हो रहा है कि 10,000 के साथ जब 5 डिजिट नंबर डिवाइड होगा तो उसका पहला हिस्सा अलग कर देगा, ठीक है, वही चीज़। फिर उसके बाद जब 1000 के साथ होगा फिर दूसरा हिस्सा अलग कर देगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो लास्ट पे हम क्या कर रहे हैं, लास्ट पे एग्जैक्ट हम वही चीज़ कर रहे हैं जो हमने पहले की, ठीक है, कि नंबर को यहाँ पर हमने इस तरह इकट्ठा कर दिया, दोबारा 1000 से प्लस वगैरह करके इकट्ठा कर दिया और इसको रिवर्स कर दिया। वही सेम टू सेम एग्जैक्ट ऑलमोस्ट वही सेम कोड है। अब नीचे जाके देखते हैं क्या हो रहा है। नीचे जाके वो कह रहा है कि नंबर, वही कंडीशन लग रही है कि क्या नंबर रिवर्स होने के बाद भी वही है। अगर तो वही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो रहने दें। तो यहाँ से मैं करता हूँ क्या, स्टार्ट करता हूँ। तो इसको मैं क्या करता हूँ 1 2 3 4 5 कर दिया। अब जैसे यहाँ पर किया वो कह रहा है कि द ओरिजिनल नंबर इज 1 2 3 4 इज नॉट इक्वल टू 5 4 3 2 1, ठीक है, समझ आ गई ना। वो पहले क्या कर रहा था, वो 1 2 3 2 1 को उल्ट कर देता था, तो उल्ट करने के बाद भी वही रहता था। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिखा है, तो क्या किया उसने, उसको उसने रिवर्स तो कर दिया। लेकिन ये देखें रिवर्स की हुई वैल्यू 5 4 3 2 1, वो कह रहा है इसके इक्वल नहीं है जो आपने नंबर पुट किया है, ठीक है। तो ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ईजी था ये भी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये भी बहुत ही ज्यादा इजी है। यहां पर क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि राइट अ मेथड कैलकुलेट ग्रेड, काउंट ग्रेड एंड कैलकुलेट ग्रेड इनपुट, ठीक है। जो कह रहा है कैलकुलेट ग्रेड क्या करे, वो 20 स्टूडेंट्स के नंबर इनपुट ले एंड कैलकुलेट देयर ग्रेड अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। यहाँ पर कुछ कंडीशंस दे दी हैं कि वो 20 स्टूडेंट्स का नंबर इनपुट ले, उसके बाद वो क्या करे A B C D और F ये ग्रेड दे। किसकी बेस पर, अगर तो नंबर 90 से ऊपर है तो A दे दे, अगर 80 से लेकर यहाँ तक 89 तक, 80 से लेकर 89 तक हैं तो B दे दे, 70 से लेकर 79 तक हैं तो यहाँ पर क्या कर दे C दे दे, 60 से लेकर 69 तक है तो D दे दे, अगर मार्क्स 59 से कम है तो वो F ग्रेड दे दे, ठीक है। ये क्या है क्वेश्चन नंबर 10, ओके। तो अब देखते हैं इसको किस तरह से करना है। बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ भी नहीं है, 2-3 फंक्शंस हैं। तो यहाँ पर चलता हूँ ऊपर, यहाँ पर है 10 का कोड यहाँ पर पड़ा हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेन के अंदर ही आते होते हैं, तो मेन को ही ओपन कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1D एरे बनाई 20 साइज की, क्यों, क्योंकि 20 स्टूडेंट्स के नंबर तो चाहिए ही। उसके बाद क्या की, लूप चलाई। यहाँ पर लूप चलाने से क्या किया, उस एरे के अंदर मैंने क्या किया, वैल्यूज 20 वैल्यूज इनपुट कर ली, 0 से लेकर मार्क्स डॉट लेंथ, यानी जो एरे का साइज है उससे कम कम चलेगी एक नंबर। यानी अगर इंडेक्स उसका साइज 20 है तो 0 से लेकर 19 तक चले, ठीक है, बनते वो 20 ही। उसके बाद वो क्या कर रहा है कि यहाँ पर 2 फंक्शंस, 2 मेथड्स है जिनके अंदर वो इस एरे को पास करवा रहा है, एक मार्क्स इसके अंदर और एक काउंट ग्रेड के अंदर। पहले वो कहाँ जा रहा है, कैलकुलेट ग्रेड्स के अंदर। तो कैलकुलेट ग्रेड के अंदर देखते हैं क्या चल रहा है। वहां पर कैलकुलेट ग्रेड ये रही, कैलकुलेट ग्रेड नाम से यहाँ पर एक मेथड बना हुआ है ऊपर, जिसके अंदर मैं एरे को रिसीव कर रहा हूँ। ये देखें सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, एक एरे को रिसीव कर रहा हूँ इसके अंदर। तो मैंने इंट एरे और मार्क्स बना कर रख लिया, एरे को रिसीव कर लिया। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर फॉर लूप चल रही है इफ कंडीशंस के ऊपर। क्या करेगा, वो तमाम नंबर्स के ऊपर ये जितनी कंडीशंस है नंबर वाली ये चेक करेगा। किस तरह करेगा, लूप लगा दी पहले कि एरे के अंदर जितने भी 0 से लेकर उसकी जो इंडेक्स है वहां तक ये चले लूप। और इसके अंदर हो क्या कि जो भी इंडेक्स पे वैल्यू आए, पहले इफ कंडीशन चेक होगी उसकी यहाँ पर कि अगर तो 90 या 90 से बड़ा है तो ए दे देना, अदरवाइज अगर 80 से लेकर, अगर 80 से बड़ा है और यानी एंड
यहाँ पर एंड और नंबर 89 के दरमियान है, तो क्या हो वो बी करवा दे। इसी तरह 70 से 79 तक है, ये कंडीशन तो लिखनी आती है ना, ये जब कोई आप लिमिट लगानी होती है तो यहाँ पर सेंटर में एंड यूज करते होते हैं और इस तरह लगा देते हैं ग्रेटर देन, और यहाँ पर बता देते हैं कि लेस देन। इसी तरह 60 पर लगा दिया, अगर 60 से कम है तो एफ ग्रेड, अदरवाइज वो क्या कह दे कि इनवैलिड इनपुट। ये सिंपल क्या कर रहा है, ये फंक्शन एरे को ले रहा है, उसके बाद लूप के जरिए इस पर इफ कंडीशन पूरी अप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब पूरे कंडीशन अप्लाई कर रहा है, ऐसे क्या मुराद है, ये वही चीज के लूप के अंदर इंडेक्स की वैल्यू आई जा रही है, हर एक पर सारी कंडीशनें चेक हो रही हैं और वो बताई जा रहा है कि इसका कौन सा ग्रेड है। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया कैलकुलेट करने वाला। अब उसने कहा है कि ये भी मुझे काउंट करके बताओ कि कितने स्टूडेंट्स ए ग्रेड वाले हैं, कितने बी वाले हैं, कितने सी वाले हैं, कितने डी और कितने एफ वाले हैं, ये भी तो बताना पड़ेगा। तो हम उसी एरे को जो कि जिसमें हमने ये इनपुट ली थी, उसी एरे को हम पास करवाएंगे काउंट ग्रेड नाम के एक मेथड है, ये एक नया मेथड है। ठीक है, जो ऊपर मेथड में एरे पास करवाई है उसने तो क्या काम कर दिया, हमें बता दिया कौन फेल है कौन पास है, लेकिन ये जो काउंट ग्रेड वाला मेथड है ये हमें बताएगा कितने ए वाले हैं कितने बी वाले हैं। यहां पर देखो, यहां पर लिखा हुआ है स्टैटिक वॉइड काउंट ग्रेड इंट, यहां पर वही चीज है कि यहां पर मैंने एरे को रिसीव कर लिया है, सिंपल। ठीक है, और यहां पर मैंने क्या किया है, कुछ वेरिएबल्स बना लिए हैं, किस लिए, काउंट करने के लिए। क्या काउंट करने के लिए कि कितने ए हैं कितने बी है कितने सी है। तो मैंने एक C1 के नाम से वेरिएबल बना लिया, इनमें वैल्यूज बाय डिफॉल्ट मैंने 0 0 रख दी। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, फिर फॉर लूप भी चलनी फॉर लूप है, क्योंकि पूरी एरे को टेस्ट करना है ना, तो वो चलेगी 0 से लेकर कहां तक, उसके लास्ट इंडेक्स तक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगी, अगर तो वही कंडीशन वही है, उसमें क्या हो रहा था कि अगर कंडीशन ट्रू होती थी, मिसाल के तौर पर अगर नंबर 90 से बड़े थे तो वो डिस्प्ले करवा रहा था कि आपका ए ग्रेड है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्ले फिलहाल कुछ नहीं करवा रहा, वो बता रहा है कि C+11 यानी ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया ना, इसकी वैल्यू में इजाफा कर दिया। ये C1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए ग्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी जितनी बार भी ये लूप चलेगी और ये कंडीशन ट्रू होगी, सी के वेरिएबल के अंदर इजाफा हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई 0 से 1 हुआ यानी एक स्टूडेंट का ए ग्रेड है, अगली बार नंबर आया वो भी ए ग्रेड वाला हुआ तो इसमें इजाफा हो जाएगा 2 हो जाएगा, अगर फिर ए वाला आया फिर 3 हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा तो वो इफ एल्स में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर उसके नंबर 80 से 89 के दरमियान है तो यहाँ पर काउंट में इजाफा हो जाएगा, अगर वो 70 के दरमियान है तो C3 के काउंट में इजाफा हो जाएगा। तो C1 ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, C2 बी को, इसी तरह C3 सी को, तो और डी और एफ, इसी तरह ये 4 और 5 चल रहे हैं। जैसे ये लूप कंप्लीट हो जाती है तो ये देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, वही चीज बताई कि C1 के अंदर जितनी भी वैल्यू स्टोर हुई होंगी, यानी जितनी बार वो कंडीशन ट्रू हुई होगी उतनी बार C के अंदर वैल्यू में इजाफा हो गया होगा। वो बता देगा कि इतनी बार A है, यानी इतनी बार ए ग्रेड वाला स्टूडेंट है, इतने स्टूडेंट्स ए ग्रेड वाले हैं, इतने स्टूडेंट बी वाले हैं, इतने सी वाले हैं, इतने डी वाले हैं, इतने ही एफ वाले हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी इतना मुश्किल नहीं था, सिंपल हमने एरे पास करवाई है 2 मेथड्स के अंदर। ओके, तो अगर आप ये कोड वगैरह चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मेरे साथ रब्ता कर लीजिएगा, मैं वहां पर आपको ट्रांसफर वगैरह कर दूंगा। ठीक है, जिप फाइल के अंदर। तो आप आई होप कि आपको ये कंप्लीट लैब समझ आ गई होगी। ये 10 क्वेश्चन थे, हमने ये पूरा डिटेल के साथ इसको डिस्कस कर लिया। अगर कोई क्वेश्चन हो किसी चीज के बारे में तो आप व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बाकी ये प्लेलिस्ट वगैरह एक्सेस कर लीजिए, और भी पड़ी हुई हैं, आप देख लीजिए जो सी भी रिक्वायर हुई। यहाँ पर वेब डेवलपमेंट, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस डेटाबेस के लेक्चर, C++, फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग जिसे कहते हैं, वेब डेवलपमेंट, और बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है इस चैनल पर। ठीक है, तो इस चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करके रखना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है। और एक और चीज़ कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी के या किसी भी किस्म के स्टूडेंट हैं, और अगर आप चाहते हैं कि एजुकेशनल की तमाम न्यूज़ आप तक वक्त पर पहुंचती रहे, तो हमारा सेकंड चैनल है साइबरमैक्स न्यूज़ चैनल। ठीक है, ये भी आपने विजिट कर लेना है। इसका चैनल वाले पोर्शन में ये पड़ा हुआ है, इस पर न्यूज़ वगैरह अपलोड होती रहती हैं, वक्त पर आपको अपडेट की जाता है। ठीक है, तो इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा लैब नंबर 2 में, जिसमें हम कुछ और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मिलता हूं मैं आपको एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज।